अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? सही है। और तस्वीर तस्वीर भी आ रही है? चलो सही है, शुरू करें। अच्छा जी, तो लास्ट हमने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन किया था और आपको एक असाइनमेंट दिया था करने को, तो करा किसी ने? बनाया? कोई आर्टिकल लिखा कुछ उसके बारे में, जो टॉपिक्स दिए थे तो सबमिट किया? लिंक मैंने बनाया था, नहीं बनाया था? अच्छा, इसके अलावा पहले जो हम वो प्रोजेक्ट देखते हैं अपना, वो कैसा चल रहा है, फूड डिलीवरी वाला। मैं देखा था कि भाई पीआर भी आई हुई है हमारे पास कुछ। ठीक है, मैंने जैन को भी इसमें ऐड कर दिया ताकि आप लोगों की पीआर वगैरह जो है ना वो रिव्यू हो सके, मर्ज हो सके। ठीक है, तो जैन तो अपना अकाउंट लॉग इन कर लो मेरे ख्याल से। क्या है? पासवर्ड याद नहीं? क्यों भाई? जब से गिटहब में वो एमएफए वाला सीन आया ना, तो काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। क्या बोला भाई? यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन डायरेक्शन ऑफ द हैंड। अच्छा जी, सही है। वाह, तो रोबोट जो है ना वो ये नहीं कर सकता। क्या बोला? दैट एड्रेस इज आइदर इनवैलिड और वेरीफाइड प्राइमरी ईमेल इज नॉट एसोसिएट। ईमेल बताओ। इतनी बड़ी ईमेल कौन बनाता है? क्या बोल रहे हैं ये भाई? ईमेल देखो। रीसेट करो। तो ये सबने कर लिया अपने गिटहब अकाउंट में? टू फैक्टर ऐड कर दिया? हो गया? तो 3 लोगों ने भाई ये करा है काम। उस्मान ने, मोहम्मद जिशान ने और मोहम्मद रुहैब ने। और मुझे लग रहा है कि रिएक्ट पे ही कर दिया है, सही? ठीक है भाई, तो देखें व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट को एक्सप्लेन किया है। ये क्या भाई?
ये नंबर क्या आ रहा है? अच्छा ये टाइम वगैरह आ रहा है। कॉपी पेस्ट मारा है भाई कहीं से, ये लिखना था ना। चलो खैर है। अच्छा भाई ये अच्छी चीज़ लगा दी, हो गया। सिंगल पेज वर्सेस मल्टी पेज। इनिशियल रिक्वेस्ट HTML JSS CSS AJAX JSON। उसमें क्या HTML JS CSS फॉर्म पोस्ट गेट पेज, कुछ समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा। एंगुलर वर्सेस रिएक्ट, ठीक है भाई, तो इसका डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट जेस वर्सेस व्यू जेस, लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क, और डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। किसने बनाया? उस्मान ने। किसका ये? किसका था ये वाला भाई? मोहम्मद रोहैब नहीं है? चलो ये तो बेहतरीन बना दिया भाई, ठीक है ना भाई। व्हाट इज रिएक्ट? SPA वर्सेस MPA, एंगुलर वर्सेस रिएक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये खाली छोड़ दिया, बाकी सब चीज़ें लिखी हैं। चलो अच्छा हो गया। और ये किसका है भाई? PDF बना दी। सही, ऐसा भी चलता। बस ये कि इसका मकसद कॉपी पेस्ट नहीं था, ये था कि आपको थोड़ा सा पता चले, ठीक है, कि क्या चीज़ें। इतना बड़ा पासवर्ड, जितनी बड़ी ईमेल उतना बड़ा पासवर्ड। अच्छा जी, तो मैंने इनवाइट भेजा है, मैंने तुम्हें इनवाइट भेजा है, वो कहाँ से आएगा? इधर व्हाट्सएप पे भी भेजा ना, वो एयरफोर्स शेयर पे रखो तुम जाके लिंक। व्हाट्सएप पे भेजा है ना, लिंक जो है ना एयरफोर्स शेयर पे रखो। ठीक है, मैंने जो है ना वो इनवाइट भेज दिया जैन को, तो हाँ ठीक है। तो देखिए आ गया एक्सेप्ट इनवाइट, तो अब जैन के पास भी इस रेपो का एक्सेस आ गया। तो जैन आप जो है ना पहले काम ये करो कि पुल रिक्वेस्ट देख लो, और उसके बाद ये जो नए इश्यूज आए ना ये असाइन कर दो, ठीक है। और पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करने के बाद थोड़ा प्रोजेक्ट को चला के देख लो कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। इतने जो है ना मैं मीटिंग छोटी सी जो है वो देख के आ रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा भाई ये किसका है टिकट? I have aligned login and register button and logo as well. Please review my approval request. ठीक है। कौन सी है आपकी फुरकान? नहीं नहीं वो तो मुझे पता है, जाहिर सी बात है, वो तो रेड में दो। ये किया है आपने? अच्छा
अच्छा, पहले के अंदर खाली एंकर का टैग लगा हुआ था, उसके ऊपर क्लास थी, तो आज आपने क्या किया एचरएफ के अंदर, वो जो डिप्लॉयड यूआरएल है वो कर दिया। वो क्यों किया है? सेट है जो सर ने बोला था, ठीक है ठीक है। अच्छा, इस पे भी वही किया, डैशबोर्ड के ऊपर जो लोगो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्म से रिमूव क्यों किया है? नहीं, पहले ये फॉर्म में था। ठीक है। अच्छा देखो, फॉर्म में करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर फॉर्म में कोई चीज़ करते हैं ना, तो इनपुट आपको जो इवेंट्स होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। वो आपको डायरेक्ट उसके अंदर, अभी देखो अभी आपने फॉर्म लगाया हुआ है ना, इसके अंदर अगर आप इसको फॉर्म यूज़ नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड का इनपुट होगा ना, वो आपको नहीं मिलेगा। सही है ना? फॉर्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें आपको जब आप यूज़ करते हो फॉर्म को तो मिल जाते हैं, अदरवाइज वो मिलते नहीं हैं। ठीक है ना? अभी तो खैर आपने इसको स्टैटिक लगाया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी आप लॉगिन का फॉर्म बनाओ, कोई साइन अप का बनाओ, तो कोशिश करो उसको फॉर्म के अंदर यूज़ करो। सही है ना? किसी लाइब्रेरी का भी जब आप फॉर्म यूज़ कर रहे होगे ना, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको वैलिडेशंस वगैरह मिल जाती हैं, मतलब एक पूरा पैकेज मिल जाता है, तो आप उसको यूज़ करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो स्पेसिंग है, एक्स्ट्रा स्पेस है, आपने इसको फॉर्मेट भी नहीं किया। देख लो लाइन नंबर 32 के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना आपकी एप्लीकेशन में लाइंस ऑफ कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एफिशिएंट आपका कोड नहीं होता। इसी वजह से हम प्रेटियर यूज़ करते हैं, व्यू के ऊपर एक वोल्गर नाम का एक वो है, वो यूज़ कर पॉलर सॉरी वो यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर डिफरेंट वो होता है कि हम कौन सा फॉर्मेटेड यूज़ करते हैं। तो कोशिश ये करा करें कि जब जब काम करा करें ना, तो फॉर्मेट कर लिया करें। अब ये देखें एक्स्ट्रा स्पेस है, सही है ना? ये भी इंडेंटेशन देखें इसकी ठीक नहीं हुई भी। अच्छा, यहाँ पे भी लोगो ऐड किया हुआ है, यहाँ पे भी आपने लिंक ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, इस पीआर के अंदर एक्चुअल था क्या, लिंक लॉगिन साइन अप, इमेजेस वगैरह भी थी, बटन भी थे कुछ? अच्छा अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, अगर बीइंग अगर मैं हूँ ना रिव्यूअर, तो मैं लिखूँगा रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस लाइन एंड स्पेसिस, मेरा लिख के, सही है ना? ऐड सिंगल लाइन कमेंट ये मैंने कर दिया। अब ये आप देखेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है। अब आप जब तक इसकी दोबारा से पीआर नहीं बनाएंगे या तो उसको आप रिमूव करके ऐड नहीं करेंगे, तो मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा। ठीक है ना? ये मेरे पास एक तरीके का एक ब्लॉकर लग गया कि जब तक आप वो नहीं करेंगे, करने को तो मैं अभी यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक कमेंट डाल दिया, तो कोशिश ये करेंगे कि आप उस कमेंट को रिजॉल्व करेंगे। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आते हैं उसके अंदर, कोई उसको गेट क्लोन करते वक्त कोई वो आते हैं, तो पहले आप उसको लोकल पे चला के देखेंगे कि भाई किसी और का काम, जैसे देखें अभी अभी तो एक ये पीआर है, सही है ना? मल्टीपल लोग भी इस पीआर के ऊपर काम कर सकते हैं इसी सेम फाइल के अंदर। ठीक है। जब देखें सेम फाइल के ऊपर कोई बंदा काम करेगा, लेट से मैं काम कर रहा हूँ, सर काम कर रहे हैं, अहमद काम कर रहा है, ठीक है, एक ही फाइल के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। समझ रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकते हैं आप देखें, अब देखिएगा। देखें इधर क्या किया है, अभी आपने एक फॉर्म था, फॉर्म हटा दिया। ठीक है। अब लेट से मेरी पीआर जो है ना फुरकान की पीआर के बाद मर्ज हुई। ठीक है। जब आपने ये हटा दिया ना, तो मेरे पास इसका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मेरे पास दो चीज़ें पूछेगा कि भाई आपको फॉर्म रखना है या नहीं रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? वो चीज़ अभी हम करके भी देख लेंगे। सही है। तो वो पूछेगा आपसे कि भाई पहली पीआर के अंदर तो वो फॉर्म हट गया, लेकिन मेरे पास वो चेंजेस नहीं आई, तो आप उसको चला के देखेंगे, बाय डिफॉल्ट फोर्सफुली उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, फिर पीआर बनाएंगे। सही है ना? अच्छा, जब पीआर बनाते हैं ना, तो पीआर के ऊपर भी जो है ना बहुत ज़्यादा थीम्स प्लगइन लगे हुई होती हैं जो चेक कर रही होती हैं, पहले जो चेक चल के देखती हैं। अभी तो हम देखें यहाँ पे सिंपल सिंपल कर रहे हैं, तो उन प्लगइन्स का काम ये होता है कि आपका जो है ना पूरी चीज जो बिल्ड होती है या कोई पीआर होती है, उसके ऊपर एक चेक चलाती है। वो देखती है कि कहीं ना कहीं आपका कोड कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, फट तो नहीं रहा। सही है ना? वो जब तक अगर सक्सेसफुली आपकी जो कोड कंपाइल हो जाता है ना, तो उसको सक्सेसफुली दिखा देता है भाई ये रेडी टू
पीआर मर्ज, सही है ना। अदरवाइज उसको वहीं पर ही फेल कर जाता, फिर आप अपने पास दोबारा उसको चलाओगे, देखोगे कहीं कन्फ्लिक्ट आ रहा है या नहीं। वो एक मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम कर रहे होते तो आप गिटहब के ऊपर भी कुछ चीज़ें लगा सकते हो, गिटहब के ऊपर गिट लैब के ऊपर भी लगा सकते हो, बिटबकेट के बाद भी लगा सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे कमिट किया, सही है। अब आप इसको रिव्यू करोगे, दोबारा से मुझे पीआर भेजोगे और फिर मैं उसको वो करूँगा। अभी लेट से हम समझते हैं कि आपने इशू रिजॉल्व कर दिया, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा देखिए इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कमिट बनाने का भी ना। कमिट लिंट, सही है ना। एक ये कन्वेंशन है, बेसिकली इसके साथ हम सपोर्ट करते हैं हस्की, सही है ना। वो ये चीज़ देखता है कि आपका जो कमिट स्टैंडर्ड है वो उस तरह के क्राइटेरिया पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा, मतलब एक पैकेज होता है। अभी देखें मैं आपको बताता हूँ, देखें जब आप कोई भी बिल्ड बनाएंगे ना, लेट से अगर आप अपनी उसकी कोई बिल्ड बनाएंगे तो आप उसके आगे लिखेंगे बिल्ड, सही है। ये चौर एक कुछ एक अलग नेमिंग कन्वेंशन उसका मुझे आइडिया नहीं है। CI मतलब आपने कोई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करी, डॉक्यूमेंट्स कोई लगाया, कोई फील्ड लगाया, कोई फिक्स लगाया, रिफैक्टर किया, रिवर्ट किया, स्टाइल किया, टेस्ट किया। अच्छा ये नेमिंग कन्वेंशन इसलिए होती है कि स्टैंडर्ड है ये कमेंट करने का ना। अभी तो आप इस तरीके से करते होंगे कि भाई मैंने किया, मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कि भाई मैंने किया इमेज हैज़ बीन एडिट, लेकिन जब कोडिंग स्टैंडर्ड पे जाते हैं ना तो आप इस तरीके से नहीं करते भाई कमिट। एक प्रॉपर हायरार्की होती है, स्ट्रक्चर होता है ना। टिकट नंबर आता है, पहले टिकट नंबर आता है भाई, टिकट जिरा के ऊपर टिकट नंबर होता है। लेट से मैं टिकट नंबर वो कर रहा हूँ 200, सही है। उसके बाद कॉलन आएगा, सही है, सही है, कॉलन आएगा। उसके बाद फिर लिखूंगा मैं कि एक मिनट देखें, इसके ऊपर मैं देखूंगा स्टाइल, सही है। अब मैं इस पर लिख दूंगा फिक्स, सही है। फिक्स मतलब मैंने ये इशू फिक्स किया है। अगर आप ये कर रहे होंगे ना, आपकी पीआर का टिकट नंबर होगा, किस पीआर के ऊपर आपने टिकट बनाई होगी उसके ऊपर फिक्स, और आप इधर लिखेंगे स्पेस हैज बीन रिमूव। अच्छा देखिए अभी यहाँ पे वो नहीं है ना, टिकट नंबर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिक्स, भाई मैंने ये टिकट ये चीज़ मैंने फिक्स करी है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, सही है। और स्पेस हैज़ बीन रिमूव मैंने ये इसके ऊपर कमिट कर दिया। लेट से अभी मैं समझ रहा हूँ कि मैं फुरकान हूँ, सही है, सही है। मैंने इस तरीके से इसको वो कर दिया। अच्छा अब मैं बैग आता हूँ, अच्छा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक ये कमेंट है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि भाई एक्स्ट्रा स्पेसिस इसके ऊपर रिमूव कर दें, और एक ये मेरा कमेंट है कि भाई जिसके ऊपर मैंने लिख दिया स्पेस, मतलब इसको एज्यूम ये करें कि मैं फुरकान हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद अहमद का भी हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा वो देख लूँ। अच्छा गिटहब के ऊपर ना आपको चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखेंगी, मतलब इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा एक यूज़र फ्रेंडली मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना मुझे बिटबकेट और गिटलैब लगता है। अच्छा अगर आप देखें ना गिटहब के ऊपर 500 MB या उससे ज़्यादा की आप फाइल नहीं रख सकते, जबकि गिटलैब जो है ना 2 GB से ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है आपका सोर्स कोड, मतलब उसके अंदर आप चीज़ें भी रखो अगर आपका सोर्स कोड है तो उसके अंदर आप सपोर्ट। अब ये देखें मैं यहाँ पर आया, मैंने ये मर्ज कंफर्म मर्ज मैसेज देखें मुझसे पूछ रहा है। अच्छा इसके अंदर एक ऑप्शन ये होता है कि जो पीआर इसने बनाई है ना, पीआर बनाई है उस पीआर को मैं बाय डिफॉल्ट डिलीट भी कर सकता हूँ, सही है। लेकिन वो हम पीआर डिलीट नहीं करते, उसकी वजह यह है, देखें अभी आप लेट से मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपका एक प्रोजेक्ट है, सही है ना, एक आपने पीआर बनाई है, उसके अंदर कितने कमेंट आप कर सकते हैं? बहुत सारे कर सकते हैं, उसका एक नुकसान भी है, सही है ना।
आप सिंगल कमिट भी कर सकते हैं, एक कमिट के बाद जैसे एक आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया अपना, उसके अंदर आप मल्टीपल कमिट भी कर सकते हैं, वो खैर एक एडवांस चीज़ है। उससे फ़ायदा ये होता है कि लेट से मेरे पास एक अहमद की पीआर है और एक ये मज़हर की पीआर है, ठीक है। अब अहमद की पीआर मेरा पास काम आ गया, अब मज़हर की पीआर जो है ना, बाय मिस्टेकन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने चला के देखा लेकिन उसके अंदर कोई एरर है, अब मुझे काम प्रोडक्शन के ऊपर लेके जाना है, समझ रहे, सही है। अब जब सिंगल कमिट होगा ना तो मैं उसका काम इजीली रिवर्ट कर सकता हूँ। रिवर्ट का मतलब पता है कि भाई प्रोडक्शन के ऊपर या लेट से अभी प्रोडक्शन पर नहीं आ रहा, डेव के ऊपर अहमद का काम आया मेरे पास, अब मजहर का काम आया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने अहमद का काम अप्रूव कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मजहर का कोई काम था, चला के देखा, सब कुछ करा, टेस्ट केसेस भी पास, पीआर भी मर चुके, लेकिन कोई ऐसा एज केस निकल गया जिसकी वजह से वो मसला कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? देखिए जब मेरे पास मल्टीपल कमिट्स होंगे ना, मेरे लिए मसला हो जाएगा उसको संभालना। सिंगल कमिट होगा ना तो वो मैं उसको इजीली रिवर्ट कर सकता हूँ, सही है। अबे खैर हम इस चीज़ पे नहीं आते, मैं इसको कंफर्म मर्ज कर देता हूँ, ये चीज़ मर्ज हो गई, ठीक है। अच्छा देखें, इसका एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो है ना, लेट से आपके पास एक चीज़ आई, आप जो है ना इसके लिए एनवायरनमेंट बने हुए होते हैं, बात समझ रहे हैं मेरी, एनवायरनमेंट बने होते हैं। ऐसे होता है, हायरार्की मैं आपको समझाता हूँ, समझ लें। ये हायरार्की होती है, मास्टर, सही है, जो आपकी मेन होती है, सही है, सही है। इसको हम मेन कह लें या प्रोडक्शन कह लें, सही है, सही है। ये हो गई आपकी। अब इसके बाद आपकी आती है, इसको हम कर लेते हैं, एक आपकी आती है डेवलप, सही है, सही है। एक आपकी आती है यूएटी, सही है, और एक आपकी आती है क्यूए, सही है। अब देखें जब आप ब्रांचेस बना रहे होंगे ना, देखें मेरे पास आपकी पीआर का एक्सेस नहीं होगा, या तो मैं एक काम ये करूंगा कि लेट से मेरे पास अहमद ने आपने पीआर बनाई, सही है, मैं इसको मर्ज करूंगा, अपनी पीआर के ऊपर करूंगा, सही है, उसके बाद चला के देखूंगा, सही है। लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता, सही है, बात समझिएगा। अभी देखें इसके अंदर भी जो है ना, डेवलप की जब आप एक ब्रांच बनाते हैं ना, चाहिए सब ब्रांचेज जो है ना यहाँ से निकलेंगी, समझ लें। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ये ब्रांच 3, ब्रांच 4, समझिएगा, है ये। अब देखें मेरे पास ये सारी ब्रांचेज है ना। अच्छा मैं ये नहीं करूँगा कि भाई डायरेक्ट जो है ना कोड, मैंने जैसे मेरे पास अहमद की कोई ब्रांच बनी हुई है, मैं डायरेक्ट उसको यहाँ ले जाऊँगा प्रोडक्शन में, नहीं, ऐसा नहीं करूँगा कभी भी, सही है। एक हायरार्की है, उसको फॉलो करते हुए काम करूँगा। मैंने एक पीआर बनाई तो मैं डेवलप के अगेंस्ट बनाऊँगा वो पीआर, सही है। अब अच्छा आपने कभी ये देखा होगा कि इस तरीके से जो है ना एक ब्रांच निकली हुई होती है, लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं वर्जन 1, सही है, ये डायरेक्टरी कहलाती है। अब इसके अंदर जो है ना मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, सही है। खैर मैं अभी इतने डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप देखें एक पीआर बनाएंगे तो डेवलप के अगेंस्ट खोलेंगे, सही है। अब जब वो पीआर डेवलप पे मर्ज हो जाएगी तो मैं उसको जाके चला के देखूंगा, आप भी टेस्ट करोगे, सही है, मैं भी टेस्ट करूंगा। एक होती है फंक्शन टेस्टिंग जो डेव करता है अपने पास, यूनिट टेस्टिंग जो डेव करता है, मतलब आपने एक फंक्शनलिटी लगाई, आप उसको इस डेवलप ब्रांच के ऊपर जाके टेस्ट करोगे भाई चल रहा है नहीं चल रहा, सही है ना। अच्छा इसी के अगेंस्ट जो है ना, इसी डेवलप ब्रांच के ऊपर सीआईसीडी लगी हुई थी, जो आपका आपने बस पीआर मर्ज करवाई, एक आपकी पाइपलाइन चलेगी, कोड आपका डिप्लॉय हो जाएगा, सही है। अब जब देखें जब ये आपका काम सही चलेगी तो चल गया ना, आपने देख लिया कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कोई कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये डेवलप ब्रांच से कोड उठाएंगे डायरेक्ट, जो डेवलप ब्रांच उसको डायरेक्ट क्यूए पे डालेंगे। जब क्यूए पे आ जाएंगे तो आप भाई क्यूए को बोलेंगे कि भाई जो टेस्टिंग कर रहा हुआ कि भाई ये आप मेरा काम चेक कर लो, फिर वहाँ से यूएटी पे जाएगा काम, यूएटी पे डेमो होगा, फिर यूएटी से डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जाएगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि भाई आपने प्रोडक्शन पे कर दिया, प्रोडक्शन पे कर देंगे तो फिर आपका समझ लें उस ऑफिस में आखिरी दिन होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। देखें काम में मसले होते हैं, बग्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं ना, अभी देखें मैंने आपको फॉर्म वाली मिसाल दी, उसका मसला ये होगा कि अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे ना तो फिर मसले आएंगे सबके पास कि भाई आपने ये रिमूव कर दिया। हाँ पहला बंदा अगर कोई कर देगा ना तो फिर आपकी ब्रांच रिबेस हो जाएगी। रिबेस का मतलब ये है कि एकदम सेम हो जाएगी जिस तरीके से आप पुल करते हैं ना। रिबेसिंग भी एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम उसको आगे चल के हम देख लेंगे। अच्छा देखें ये इनकी ब्रांच मर्ज हो गई, सही है। अच्छा ये था आपका, सही है।
अच्छा ये किसकी है इनपुट वैलिडेशंस? यार ऐसा नहीं करो। अच्छा कार्ड इमेज इशू ये भी नहीं हुई। मुइस कौन है भाई? आपने भी नहीं करी? कहाँ करी है? अच्छा पुल रिक्वेस्ट है ना। अच्छा ये आपने कोई एक्सटेंशन ऐड करिए क्या किया है? जेसन की फाइल में अपडेट किया है बीएस कोड की है? अच्छा देखिए जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू नीड टू ऐड इट। सही है। मतलब आप ऐसे नहीं होगा कि आप जो है ना ऐसे ही मतलब कोई भी चीज ऐड कर देंगे। अब लेट से बात मेरी बात समझिएगा। ये अहमद है, आपका नाम क्या है? उस्मान। अच्छा अहमद उस्मान काम कर रहे हैं सही है। आप वहाँ पे मज़हर काम कर रहा है, आपने एक पैकेज कर दिया सही है और यहाँ पे पैकेज जगह चेंजेस आ गई। अब इन दोनों के पास वो पैकेज ही नहीं है सही है। अब वो करके देख रहे हैं, अब वो नोट मॉड्यूल चलाए हुए तो भाई उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या चीज़ ऐड हुई है। पता चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अब हो सकता है वो फाइल जो है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर हो, .env की फाइल्स के जहाँ पे हम क्रेडेंशियल रखते हैं। अच्छा वो उनके पास एक्सेसिबल ही नहीं होगी। वो बेचारे पूरा दिन उनका टाइम ज़ाया हो जाएगा। वो ये समझेंगे यार मैंने ऐसी क्या चेंजेस कर दी, कोड नहीं डल रहा, तो फिर उनका टाइम ज़ाया होगा सही है। तो कोई भी आप पैकेज करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो पहले उसकी अप्रूवल लेंगे कि भाई मैं ये पैकेज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसी सेटिंग कर रहा हूँ। अब लेट से आपने ये फाइल कर दी बीएस कोड, ये तो खैर बाय डिफॉल्ट कोई ऐसी फाइल बना के रख दी स्टैटिक। अब वो हो सकता है गेट इग्नोर में पड़ेगी हो .env की फाइल सही है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब वो गेट इग्नोर के अंदर पड़ी भी तो है, वो आपके पास ही है, पूरी टीम के पास नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे सही है। अब मुझे तो यहाँ पे दिख गई लेकिन हो सकता है अब ये देखें ये लेट से ये जो है ना इन्वायरमेंट की फाइल में से आ रहा होगा, सीक्रेट की कहना इसको कुछ कहने, वो तो आपके पास है ही नहीं सही है। अब आपके पास कोड फट रहा है भाई, आप पूरे दिन बैठे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि आप कुछ भी करेंगे ना तो टीम को ऑनबोर्ड लेंगे भाई, टीम को बताएंगे, आप ग्रुप पे मैसेज कर देंगे भाई मैंने ये चीज़ डाली है सही है ना, तो ये चीज़ डाली, आप ये चीज़ इंस्टॉल कर लो। या आपने जिस फाइल के अंदर कोई चीज़ डाली हुई है, कोई वेरिएबल डाला हुआ जो गिट इग्नोर में पड़ा हुआ जो गिट पे नहीं जाएगा, आप उसको टीम को एक्सप्लेन कर देंगे भाई मैंने ये डाला है सही है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे आप, अपने पास करके बैठ गया, पूरी टीम बैठी हुई है कि भाई ये क्या हुआ सही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो गिट पे नहीं जाती तो ट्रैकेबल नहीं होती, हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते सही है ना। अच्छा भाई यहाँ क्या किया है आपने? बस खाली ये SRC स्टैटिक था, इसको आपने वहां से पास करा दिया। ये लूप के अंदर होगा आई थिंक है ना। हाँ वो तो स्टैटिक है ना, वो जो उसके अंदर इमेजेस आ रही थी वो स्टैटिक ही थी, तो आपने उसको ठीक है। अच्छा अभी देखें मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट जो है ना मैं इसको कर देता हूँ रिजॉल्व सही है। ये भाई इशू रिजॉल्व हो गया, आप अज्यूम ये करेंगे भाई ये इशू उसने रिजॉल्व कर दिया सही है। मैं यहाँ पर आया रिव्यू चेंजेस, अच्छा मैंने आप देखें मैं वही स्टैंडर्ड कर रहा हूँ फिक्स। लेट से अब हम यहाँ पे बना लेते हैं बिल्ड का, नहीं चले फिक्स ही रख लेते हैं सही है। अब मैं इधर पर देता हूँ इशू हैज़ बीन रिजॉल्व सही है। अप्रूव सबमिट रिव्यू सही है। अच्छा ये इनकी मर्ज नहीं हुई है मेरे ख्याल से, इसको भी मर्ज कर देते हैं हम ठीक है। ये दोनों मर्ज हो गई हैं सही है। अच्छा इश्यूज में आ जाते हैं। ये किसका ये किसने बनाया है? अली रज़ा, ये है यहाँ आए नहीं है क्या? ऑनलाइन का है क्या बोल रहे हैं? योर फर्स्ट पेज इज index.html, दे शो आवर आइटम्स, आई थिंक द फर्स्ट पेज इन द लॉगिन पेज। सही है। क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन डेटा कैन नॉट से फायरबेस, यू डू नॉट राइट रजिस्ट्रेशन को लाइन राइट इट, ठीक है
आई एम क्या रजिस्ट्रेशन कोड डेटा के अंदर क्या हो रहा है? साइन अप करते हुए डेटा सेव नहीं हो रहा रजिस्टर नहीं हो रही ना, कोड नहीं है ना, फाइल लगा हुआ नहीं, है। फाइल नहीं लगा हुआ उसमें रजिस्ट्रेशन में। अच्छा वो नहीं हुआ हो। जी अच्छा आई एम पुट लॉग आउट बटन विद फायर दिस कोड एंड वेरीफाई ईमेल विद यूजर इस इंटीग्रेशन मैनी अदर इश्यूज आई कैन रिजॉल्व। अच्छा भाई पहला समझ में नहीं आ रहा। वो ऑब्जेक्टिव को अब देखिए मैं इसके अंदर बताऊंगा प्लीज एक्सप्लेन इशू नंबर 1 सही है। rest of the other rest of the other you have to resolve number 1 sorry 2 अच्छा और किसी ने इशू बनाया? सही है। अब मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया इसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं इसके देखें इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, सही है ना। इसका पूरा एक स्टैंडर्ड होता है ना। जब आप पीआर बनाते भी ना तो उसके ऊपर सब कुछ आपको बताना होता है कि भाई आपने कमिट किए हैं नहीं किए हैं, वो एक अलग ही वो है। अभी तो आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उस पर हम कर लेंगे। मैं फिर खैर ये बता भी दूंगा आपको कि किस तरीके से क्या है। ये तो हमने देख लिया ना। इसको हम ओपन ही रखते हैं अभी, सही है। दिस वे वी कैन इजीली चेंज द कलर। अच्छा आप रूट वेरिएबल बनाओगे, सही है। आइडिया है रूट वेरिएबल का सबको? रूट सीएसएस के अंदर, सही है ना। उसके अंदर क्या करते हैं हम एक, सही है ना। एक आपने उससे फायदा देखो ये होता है कि जब आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया ना अपनी एप्लीकेशन का, तो आप प्राइमरी कलर या वट एक आपने थीम, लेट सपोज आपने 7 कलर अपनी वेबसाइट के अंदर सेलेक्ट कर लिए, सही है। तो सीएसएस की फाइल के अंदर आप 7 के 7 कलर के अंदर नेमिंग कन्वेंशन देके आपको जब वो 7 कलर कहीं पे भी यूज करने होंगे तो उस आप वेरिएबल में रख के आप यूज कर सकते हैं। मतलब अभी हम इसको, खैर मैं इसको आप यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको किस तरीके से होगा। देखिए आप सीएसएस की फाइल में जाएंगे, इस तरीके से रूट करेंगे, सही है, सही है। और इधर आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, सही है। और इसके अंदर आगे आप लिख देंगे रेड, सही है। अब देखिए जब भी आप कहीं पे भी बैकग्राउंड कलर देंगे ना तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, सही है, सही है। और यहाँ पे वो वेरिएबल कॉल करके यहाँ पास कर देंगे, समझ रहे हैं। आप अज्यूम ये करें कि वहां पे रेड रखा हुआ है, सही है, और वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। अब देखिए जब आप इसको ऑब्जेक्ट के अंदर काम करेंगे ना, वो देखा है आपने डार्क और लाइट थीम, वो इसी तरीके से चेंज हो रही होती है, समझ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। प्लीज सजेस्ट प्लीज यूज गुड कलर कॉम्बिनेशन, डिस्कस विद यूआई यूएक्स लीड, सही है। वो तो यार मैं बता रहा हूँ ना, मैं टिकट के ऊपर ये देखें, ये चीज़ें पहले से हुई भी होती है लेकिन मैं अब आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़। अच्छा ये चीज़ जो है ना इस तरीके से नहीं होगी, ये तो मैं रख रहा हूँ कि जिरा एक समझ लें मैनेजमेंट टूल है, उसके ऊपर हम लिख रहे होते हैं कमिट वगैरह। यहाँ पे पीआर का ये मैं बस मैंने लिख दिया, तो ये चीज़ हम जिरा के ऊपर कर रहे होते हैं भाई। एक एक चीज़ आपकी ट्रैकिंग चल रही होती है। अब कल को आप लगा दो और वो काम आपका आ गया, टिकट बन रहे होते हैं, तो फिर मसला हो जाता है, समझ रहे हैं। अब वो समझ लें यार कौन है यहाँ पे, कौन कोई है यहाँ पे डिजाइनर, अज्यूम कर लें बस। अच्छा भाई मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये भाई अहमद का आ गया, करोगे ना। मेक श्योर all screens are
अच्छा देखें, ये भी जो है ना जिरा वाला ही काम कर रहा है। इसको आप ये नहीं समझिएगा कि ये जो टिकट है ना प्यार से रिलेटेड है। आपने एक प्यार इशू बनाया है, इशू और प्यार एक अलग होता है, बात समझिएगा। देखें, आपने जो है ना एक इशू बनाया कि भाई मेरी इस वेबसाइट के अंदर जो है ना, लेट से अभी हम इसको ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं चला रहे हैं, मैं समझ लें कंपनी का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ें जो है ना, इश्यूज जो है ना, एक जिरा एक होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आ रही होती हैं, सही है ना। ये तो अभी आपने ओपन सोर्स देखा कि भाई मुझे टिकट है, इससे प्यार का कोई लेना देना नहीं है, सही है ना। ये आपने इशू बनाया, मैं इसको देखूंगा, चेक करूंगा कि भाई मेरी इस वेबसाइट, मैं एज अ समझ रहा हूँ कि ओपन सोर्स हूँ, सही है ना। मैं ये देखूंगा कि भाई ये इशू वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड होगा तो मैं आपको असाइन कर दूंगा। जब असाइन करूंगा, समझ लें वो एक तरीके का कार्ड टू कार्ड होगा, सही है ना। एक तरीके का मैसेजिंग पे बात हो रही है आपकी और मेरे से, सही है ना। एक इसको ये समझें, सही है ना। अब जब आप उस इशू के ऊपर काम करेंगे ना, तो फिर जब आप उस पर काम करेंगे फिर उसकी पीआर बनाएंगे, सही है। वो फिर कोर्ट का काम है। यहाँ पे आप अभी मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके अंदर ये बग रिपोर्ट हुआ है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर मुझे ठीक लगेगा, पहले मैं आपकी अगर ओपन सोर्स से आपकी पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनी, मैं देखूंगा बंदा कर सकता है, ये इशू वैलिड भी हो तो फिर मैं असाइन करूंगा। अभी तो हम एक लर्निंग के तौर पर उसको असाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, जब प्रोजेक्ट के ऊपर भी होती है ना, तो प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो इश्यूज जो है ना क्यूए बना रहा होता है, सही है। और क्यूए जो है ना, फिर कोई टीम लीड होता है वो असाइन कर देता है, भाई यूआई का बंदा अगर अहमद है, मतलब फंक्शनलिटी का बंदा है, तो उसके पास चले जाएगा, सही है। अगर आपने लॉगिन के ऊपर काम किया तो लॉगिन से रिलेटेड जो बग है ना, मतलब जो इशू, वो आपको ही असाइन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो उसको असाइन हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात। ये भी ओपन सोर्स में चल रहा है, कोई भी कोई चीज़ लेकर आ रहा है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ और उसको असाइन कर रहा हूँ, सही है। कहाँ है इसका साइन का? अच्छा हाँ, सही है। हाँ हाँ, एक मिनट, वो वहाँ क्लिक हो गया। अच्छा, अहमद को ये मैं साइन कर देता हूँ, सही है। सही है। अच्छा, वो वाले भी नहीं हुए, उनको भी कर देते हैं। अच्छा यार, ये हैं कौन हैं? खैर अभी इनको कर देते हैं, क्योंकि जो है ना मर्जिंग तो हमारे हाथ में होगी। हम पहले इसको रिव्यू करेंगे और फिर, सही है ना। देखो यार, ऑनलाइन वाले माशाल्लाह से एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हो, टिकट ही नहीं बने। मेरे हिसाब से जो है ना, अभी इस वेबसाइट के अंदर 100 से ऊपर इश्यूज निकल सकते हैं, 100 से ऊपर। मॉडल वगैरह ये वगैरह, एफर्ट तो करो। अच्छा, हम जो है ना इसके बाद जो है ना गेट लैब भी देख लेंगे, ठीक है ना। वो भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसका भी जो है ना मैं ओवरव्यू आपको। यार तुम्हारा टिकट कौन सा था? ये तो उसी का शो हो रहा है। हाँ, ये रूट वाला ना, सही है। अच्छा, देख रहे हो उसके अंदर असाइन करते हुए कि मुझे एक इशू लग रहा है कि उसको जब ही क्लिक कर रहा है वो डायरेक्ट यूआई पे वो नहीं कर रहा। इशू नहीं, एक मतलब यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से सही चीज़ नहीं है ये। देखिए, मैंने क्लिक किया, अब मैं छोड़ता हूँ उसके यहाँ से। अब हुआ है, सही है। अच्छा, ये लास्ट रह गया, ये किसका है भाई? ये तो सर का ही है। अच्छा, ये कोई करना चाहेगा? लिस्ट यूआई, लिस्टिंग की जो यूआई आ रही है ना, उसके ऊपर कोई काम करना चाहेगा? हैं? बताओ ना यार, कौन करेगा? आपका नाम क्या है?
हाँ, इस इशू पे आके कमेंट कर लो। आप ऐड नहीं हो ना मेरे ख्याल से? हाँ, तो फिर नहीं आएगा। सही है भाई, ये 8 इश्यूज हैं। और बाकी क्या कर रहे हैं यार? अच्छा, जिन जिन ने बना ली है वो तो हाथ, जिन्होंने नहीं बनाया वो हाथ खड़ा करें जरा। कौन कौन है भाई जिन्होंने बनाया ही नहीं है, देखा ही नहीं है? क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है यार? सर एक के ये देखें कि एक ऑनलाइन हुआ है स्टूडेंट, उसने एफर्ट करी है, ये अभी मैंने उसको साइन किया। खैर हम उसकी पीआर देखेंगे। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन पढ़ता है। ऑनलाइन पढ़ता है। कौन सा था इसका? ये वाला था। दो दो लोगों की हो उसने सकती है। 3, वो मुझे भी शायद थिंक जो है ना साइन हो गया है। चलो खैर है। अच्छा, इसके ऊपर देखें, उसने वो बताया हुआ है कि मैंने खैर उसको फर्स्ट का उसको बोला है कि ये चीज़ इसकी समझ में नहीं आ रही। सही है ना? बाकी ये है कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोड, फायरबेस का डेटा वगैरह वो सब उसने लॉग आउट को करना है। देखिए ऑनलाइन वाले आ रहे हैं और इधर वाले जो है ना सो रहे हैं थोड़े। क्या किया जाए? क्यों सोए वो भाई? अच्छा ये देखो, इस पे काम कर लिया ना अगर, तो हैकाथॉन बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका। और जब आप ये आगे चीज़ें पढ़ लो ना, रिएक्ट वगैरह, इसमें भी फिर बड़ा मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, तो अब देखें जावास्क्रिप्ट वगैरह सब हमारी एंड हो गए, हमने किसी को निकाला तो है नहीं, कि काफ़ी सारे लोग अभी भी जावास्क्रिप्ट वीक वाले बैठे हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें अच्छे भी हैं। रिएक्ट हमारी शुरू हो गई है, तो कोशिश करके इस पे काम करो। देखिए ये बहुत अच्छा हमने स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया एक तरह का, कि मेरे जहन में आ गया अचानक और मैंने इस तरह का बोल दिया। किसी भी क्लास में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको मौका मिला है ना, तो करो इसको। बहुत ज़्यादा इससे ना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इससे आप वो भी सीख रहे हो, एक प्रोडक्ट बनाना भी सीख रहे हो, और उसके बाद जो टीम वर्क जो होता है ना, तो उसकी भी चीज़ें आपको आ रही हैं। ठीक है, कि अब कहीं भी आप जॉब पे जाएंगे या कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे जो है ना ये गेट वगैरह जो है ना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे, तो उसको उसमें काम करना है ना आप, तो अगर आपने काम करना है तो ये सारी चीज़ें ना आपको आनी चाहिए, कि भाई ये इशू कैसे साइन होता है, पीआर कैसे बनती है, आपका कोड मर्ज कैसे होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है ना काम करें इस पे, इश्यूज बनाएं, असाइन करवाएं अपने आप को और काम करके पुश करें। ठीक है, तो अब रिएक्ट कंटिन्यू करते हैं हम। तो आप जिस किसी को भी जहन में असाइन किए तो वो कोशिश करके इस पे काम शुरू कर दे और पीआर बनाए, और बाकी वो 2 पीआर मर्ज कर दी है। ठीक है, तो उसमें था क्या, वो छोटी मोटी चेंजेस थी, लोगों की विश था। चलो सेट है। ठीक है, वरना हम चाहें तो इसको क्विकली चला के भी देख सकते हैं। डाउनलोड जिप किया और उसको जल्दी से रन करके देख लिया। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं यार, देखो ये जो आप कर रहे हो ना, मैं देखें वो नहीं करता कि ये मतलब कोई एक अलग ही कोर्स होगा वायर जिसमें ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, मतलब इस तरीके की। ये जब आप जाओगे ना मार्केट के अंदर, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। वो आपसे पूछेगा भाई टीम में काम कर सकते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन इंटरनी के लिए तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन आप अगर ये काम कर रहे हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सही है ना? एकदम से आप मतलब टीम के साथ हो जाओगे तो हो सकता है कि आपको वो इंटर्नशिप पे नहीं रखे, तो डायरेक्ट ही आपको वो कर ले। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस पे आपको 2 चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि यार ओपन सोर्स पे अगर आप काम कर सकते हो किस तरीके से कर सकते हो, और बीइंग अ टीम आप किस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो अभी आपने देखो माशाल्लाह से रिएक्ट अभी पढ़ना स्टार्ट की है और आपको ये चीज़ें सीखने को मिल रही है। और जैसे सर ने अभी बोला कि हैकाथॉन के अंदर फ़ायदा होगा, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है ना हैकाथॉन में फ़ायदा होगा। अगर आप इसी की ऐप को बना लो तो इंशाल्लाह हैकाथॉन आपके लिए पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली हैकाथॉन को पास कर लो। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो बाकी अब आप लोग काम करेंगे। सर्च पे क्यों लेके आइए, लॉगिन पे क्लिक करा मैंने, रजिस्टर पे किया, सर्च पे क्यों लेके आया था मुझे? ये किसने किया है लिंक? ये ऐसे करते हैं लिंक? किसने बनाई थी ये वाली पीआर? कौन है ये?
लिंक लॉगिन एंड रजिस्टर बटन एंड लोगो इमेज, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लगाया लिंक, चेंजेस आई 8, सही है क्योंकि सब फाइल्स पे लगाया होगा। लेकिन ये सर्च का क्यों लगा दिया भाई? सर्च का कौन लगाता है यहाँ पे? क्या मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं लोगों पे क्लिक करूंगा, मैं सर्च पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं परेशान होऊंगा जब मेरे चेंजेस नहीं आ रही। तो भाई इसको सही कर दो, इसका भी इशू बनाओ भाई। दोबारा से काम किया लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो इस पे index.html देना था, ऐसा ही है, ताकि जो है वो इंडेक्स वाली फाइल पे जाता। क्या नहीं करना इंडेक्स लगाने से? क्यों नहीं करेगा भाई, करेगा काम। तो आपने डायरेक्टली स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया होगा ना। यहाँ पे आप खड़े हैं अभी किस में, ऐड डिशेस की फाइल में, वो इंडेक्स पर आपको जाना है, तो सिंपल index.html लिख देते तो काम हो जाता। ठीक है, लगा के देखूं मैं करके। देखिए अभी मैं खड़ा हुआ लॉगिन पे, लॉगिन पे खड़ा हुआ था मैं, ठीक है। ये आ गया भाई, ये लिंक, ये मैंने हटाया, index.html मैंने डाल दिया, ठीक है। देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, चला गया। लॉडिंग कर रहा है, तो आप इसको भेज दो, क्योंकि हमने वहां पे एक कंडीशन लगाई हुई है ना कि भाई रूट हो तो चले वरना नहीं, सेट है। तो ये रूट पाथ होता है ना, स्लैश का मतलब होता है रूट, और हमने app.js में ना कंडीशन लगाई हुई है कि भाई अगर रूट पाथ हो तो ही रेस्टोरेंट लोड करना। देखना ये लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर स्लैश हो, स्लैश का मतलब होता है रूट। तो आपने इंडेक्स पे भेजा तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्लैश दे दिया तो काम कर गया, ठीक है। तो देखिए एक इशू था, सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ आपकी कि भाई, तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज काम नहीं कर रही तो कुछ भी जुगाड़ लगा दें, ठीक है। तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है ना कि भाई काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। या तो जावास्क्रिप्ट में जाके एडिट कर देते आप, जावास्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे एक और कंडीशन लगती कि भाई या तो रूट हो या फिर index.html हो, यही लगती ना, तो फिर भी लोड हो जाता वो, ठीक है। दूसरा हल क्या निकला कि भाई आपने डायरेक्टली रूट पे भेज दिया उसको, कि भाई href पे आपने स्लैश दे दिया कि जब भी इस पे क्लिक होगा वो रूट पे चले आएगा और वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो गेट करके ले आएगा। सेट है भाई, तो कोशिश करके इस पे अच्छा काम करें सब मिलके। अच्छा एक चीज अभी देखें मैंने ब्रांचेस के बारे में बताया था अभी, अगर देखें ये चले मेरे से एक गलती हो गई, सही है। अगर ये ब्रांच डायरेक्ट प्रोडक्शन में चली जाती फिर क्या होता, कोई बड़ा काम होता, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम हर काम जो है ना, जब पीआर बनाते हो डेवलप के बनाते हैं। तो ये डेवलप से काम फिर क्यूए पे जाता है, क्यूए से फिर यूएटी पे जाता है, यूएटी से फिर प्रोडक्शन पे जाता है। अभी हम करने को तो उसको भी रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी देर में रिवर्ट करने से पहले किसी ने चेक नहीं किया और डायरेक्ट की प्रोडक्शन पे, समझ रहे हैं। ये हुआ कि अब जैसे smit4.search.sh लिख दिया, अब मुझे फायरबेस पे डिप्लॉय करना है, अब मैं इसको दोबारा चेंज करूं, फिर मुझे नेटलिफाई पे करना है, मैं इसको फिर चेंज करूं, फिर मुझे इसको लाइव यूआरएल पे करना है, फिर मैं इसको फिर चेंज करूं। इशू समझ में आया ना आपको या नहीं आया? ठीक है, तो ये सीन था। तो इस पे काम करते रहे जब तक आपका हैकाथॉन नहीं होता ना, इसको अच्छा बनाएं। इस पे जो आप सीखेंगे ना, आप यकीन करें हैकाथॉन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्ट पे आते हैं दोबारा से। रिएक्ट में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी कि भाई हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया पूरा रिएक्ट का, जिसका मैंने आपको फायदा बता दिया कि इसका फायदा ये है कि ये चीजें और आसान करके आपको दे देता है और आपके डेवलपमेंट को आसान कर देता है। ठीक है, इस तरह इसने काफी सारे फोल्डर्स फाइल्स हमें बना के दिए थे। ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि भाई कौन सी फाइल किस लिए है। ठीक है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलाएंगे कैसे भाई? npm start। अब ये जो npm start आपने लिखा ना, ये डायरेक्ट जाके package.json में इस स्टार्ट वाली कमांड को हिट करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको अगर चेंज करके भी दिखाऊं ना, मैं इसको कर दूं dev, तो अब मैं क्या लिखूंगा? npm dev।
ठीक है, तो रन करके लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट जो है वो डिफॉल्ट होता है, बाकी जो कुछ भी लिखेंगे वो रन करके लिखेंगे। ठीक है, npm run dev, तो इसने वही वाली कमांड जाके वहां से चला दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा हुआ होता है डायरेक्टली उसको टारगेट कर रहा होता है। तो स्टार्ट जो है ना वो डिफॉल्ट कमांड होती है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो इस वजह से अगर मैं देखें npm run start लिखूंगा तो भी चलेगा। स्टार्ट के साथ रन लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है, उसको पता है कि भाई हमें रन ही करना है इसको जाके, तो इस वजह से वो उसको चला रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास यार्न मौजूद है तो आप जो है इसको यार्न से भी चला सकते हैं। यार्न नहीं है तो आप अगर इंस्टॉल कर दें npm i-g यार्न। ठीक है, यार्न के बारे में बताया था? नहीं बताया? तो यार्न जो है ना वो एक, ये भी एक पैकेज मैनेजर है, जैसे npm है ना वो नोड का पैकेज मैनेजर है। तो यार्न नोड का नहीं है, लेकिन ये खुद भी एक पैकेज मैनेजर है जिसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी अच्छी है npm से ज्यादा ना। और npm के ऊपर जितने भी पैकेजेस पड़े हुए हैं, जितनी भी चीजें पड़ी हुई उन सबको ये आपको इंस्टॉल डाउनलोड करके देता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस वाइज और लॉग्स वाइज जो है ना ये थोड़ी सी इसमें चीजें अच्छी हैं। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग जो है ना वो आजकल ये यूज करते हैं। ठीक है, यार्न npm के मतलब npm को हटा के यार्न। तो यार्न आपने इंस्टॉल कैसे करना है? npm से। अच्छा, इंस्टॉल npm से ही कर रहे हैं, npm i-g यार्न। तो इससे क्या होगा, यार्न हमारे पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अगर अब मैं यार्न का वर्जन चेक करूं तो मुझे पता चल जाएगा भाई मेरे पास यार्न जो है वो 1.22.21। ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर अपना प्रोजेक्ट यार्न से चलाना चाहूँ तो मैं यार्न से भी चला सकता हूँ। तो यार्न भी package.json में जाकर इस कमांड को हिट कर देगा और ये चल जाएगा। सेट है भाई, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है रन होने में और कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, इसके अलग नखरे हैं। तो लेकिन जब आप वो अभी इसके बाद हम ये देखते हैं ना, ये थोड़ा फास्ट है, वेट बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। ठीक है, कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं अभी ना। app.js देखे तो वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, अब हेडिंग में अगर मैं लिख दूं हेलो तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको एक नज़र आ रहा है ये क्या है? कंपोनेंट। क्या है? कंपोनेंट। कंपोनेंट का मैंने आपको बता दिया था कि भाई सिंपल ये एक फंक्शन होता है और इसमें जो रिटर्न हो रही होती है इसको हम बोलते हैं JSX, जिसमें आप HTML और जावास्क्रिप्ट मिला के लिखते हैं। तो अच्छा, अब अगर आप JSX के बारे में मैंने आपको बोला था थोड़ा सा देख लेना। व्हाट इज JSX? जावास्क्रिप्ट XML बोलते हैं इसको। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई? JSX formally is a JavaScript extension that allow creation of DOM trees using an XML like syntax। ठीक है, मतलब वही चीज है जो सिंपल जावास्क्रिप्ट में डॉम हमने देखा था। डॉम ट्री क्रिएट होता है, हर एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट से भी आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसका पूरा एक ट्री बन रहा होता है और ब्राउजर यहां से देखकर आपकी जो सारी चीजें हैं वो चला रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जावास्क्रिप्ट एक ये सिंटैक्स प्रोवाइड किया है, जावास्क्रिप्ट XML, जो कि आपकी डॉम ट्रीज बना रहा होता है पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई आप डायरेक्टली HTML लिखना शुरू करो और आप चाहो तो इसके बीच में कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसकी एक एक्सटेंशन होती है, ये डाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है कि भाई JSX, JS की जगह फाइल का नेम आप रख दें JSX, तो देखें फाइल पे रिएक्ट का लोगो भी नजर आएगा आपको। ठीक है, और इसमें एक और तरीका भी होगा कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें ना क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो वो बाय डिफॉल्ट JSX का ही क्रिएट होगा, मतलब उसमें जो फाइल्स बनी हुई आएंगी वो JSX की ही होंगी। अगर नहीं भी आए तो आपके पास इनिशियली सिर्फ दो फाइल है, index.js और app.js, तो आप दोनों को रीनेम कर दें भले। ठीक है, दोनों को आप रीनेम कर दें और रीनेम करने के बाद ये इश्यू जरूर आएगा क्योंकि भाई उसको मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, index.js में आके जो ऐप का लिंक है हर जगह .jsx पूरी फाइल का नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये चल जाएगा। अच्छा, index.js में इसको एक और चीज नहीं मिल रही, वो क्या? ठीक है,
ऐप इसको दे दिया है मैंने, ये भी दे दिया है, ठीक है। अच्छा कभी कभार इसको थोड़ा मसला हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से बंद करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये चल गया, ठीक है। JSX का फायदा ये होगा कि अब आपने फाइल एक्सटेंशन क्या डाल दी, JSX। अब इसको पता है कि भाई ये जो फाइल है आपका, जो ये आईडी है, इसको पता है VS कोड को कि भाई ये जो फाइल है इसमें आप JSX का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। एक फायदा इसमें सारी शॉर्टकट्स जो है आपके वो चलना शुरू हो जाएंगे। लाइक HTML में हम क्या करते थे, जैसे H2 लिखा, एंटर किया, H2 बन गया। JS में ये नहीं हो रहा था, ठीक है। इसी तरह हम जैसे ओपनिंग टैग बनाते हैं, क्लोजिंग खुद बन जाता है। तो इस तरह काफी सारी चीजें ना आपको इसके अंदर मिल जाएंगी JSX के अंदर। तो JSX की फाइल बनाएंगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। अच्छा इसमें आप चाहें तो जो कुछ भी आप बनाना चाहें यहाँ पे HTML लिख के वो आप बना सकते हैं। ये CSS की फाइल है। अब जैसे ये मैंने हेडिंग बनाई, CSS में आके मैं यहाँ से सारी चीजों के हटा के मैंने कहा भाई हेडिंग को आप कलर दे दो रेड, तो ये रेड हो गई, सिंपल, ठीक है। कैसे होगा, ये एक्सटर्नल फाइल है। CSS के अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसे आप CSS की फाइल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनाते थे वैसे ही यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट हटा दूं तो अब CSS जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो CSS की अगर आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। CSS एक इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें होता है CSS का इनलाइन, जैसे उसमें इनलाइन था ना, अब इसमें भी एक तरीका होता है। वो क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को आके स्टाइल का एक एट्रीब्यूट दें। अच्छा रिएक्ट में हम एट्रीब्यूट को प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रॉप। तो भाई स्टाइल का प्रॉप दिया, स्टाइल का प्रॉप जो है ना, इसकी वैल्यू में ये हमसे मांगता है ऑब्जेक्ट। क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। JSX में मैंने बताया अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स बनाना है, ठीक है। तो स्टाइल हमसे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है, अब जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हमने बना दी, अब इसको हम देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो ये दो कर्ली ब्रैकेट क्यों हो गए, एक JSX को बताने के लिए कि भाई हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो अब इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग किया आपने कभी, की है ना, अभी लोडर भी हाइड नहीं किया और काफी सारा कुछ किया है जावास्क्रिप्ट में आपने। तो वो थोड़ी सी चेंज होती है। क्या चेंज होता है उसमें, थोड़ा चेंज होता है ना, क्या चेंज होता है, मैं बताया भी था। कैमल केस में करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड डैश कलर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट है और वहां पे डैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर देना है तो आप ऐसे देंगे, ठीक है। और CSS में तो आप रेड लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट में क्या होगा ये लिखने से, क्या बोलेगा ये बोलेगा रेड इज नॉट डिफाइंड। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है ना। देखो जावास्क्रिप्ट जब इंपॉर्टेंट थी, सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से रिलेट कर रही हैं। जावास्क्रिप्ट अच्छी आती होगी अच्छा समझ में आएगा, नहीं अच्छी आती होगी नहीं समझ में आएगा। तो रेड यहाँ पे मैं लिखूंगा तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा, वो यार नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता था कि भाई रेड आपने लिखा, ये डिफाइन ही नहीं है कहीं पर, वो समझ रहा है इसको एक वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टाइल देना होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में भी आप यही करते थे स्टाइल देने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा कलर भी रेड हो गया और बैकग्राउंड भी रेड हो गया। तो कलर को हम कर देते हैं ग्रे, बैकग्राउंड को, ठीक है। सेट है भाई। तो अब जितना भी स्टाइल है इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड प्रॉपर्टीज बना बना के हम दे सकते हैं। मैंने कहा भाई बॉर्डर ऐड कर दो, बॉर्डर का कैसे देंगे, ये भी स्ट्रिंग में देंगे। मैंने कहा भाई 2px सॉलिड और रेड, बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है। तो जितना भी स्टाइल है, अच्छा वैसे इनलाइन जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, बैड प्रैक्टिस है कि अगर इनलाइन आप इतना सारा सारा स्टाइल देंगे। ज्यादा बेहतर यही है कि आप एक्सटर्नल फाइल में क्लासेस बना बना के दें, ठीक है।
कभी जरूरत पड़ी और कोई एक दो मतलब चीजें देनी है आपने स्टाइल में, लाइक कलर देना है या थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ ना वही चीजें बताऊंगा आपको रिएक्ट के अंदर जो चेंज है, बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें H1 बनता है तो इसमें भाई लिस्ट भी बनती है। मैं ये तो नहीं बताऊं ना आपको कि भाई H1 इसमें बनता है तो इसमें आप HTML का टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको पता है भाई, HTML का मतलब HTML, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं HTML का। HTML में जो जो आपने पढ़ा वो सब कुछ इसमें कर सकते हैं। CSS में आपने जो कुछ पढ़ा वो सब इसमें आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपने जो कुछ पढ़ा वो सब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। एक और चीज मैंने आपको बता दी थी कि अगर मैं BR लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। रिएक्ट बोलता है, JSX बोलता है कि भाई मुझे पूरा इसको क्लोज करके दो। ठीक है, ये इसका रूल है ना, कोड को अच्छा बनाने के लिए इसने ये रूल रखा है कि भाई जो भी अगर आप सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज करेंगे तो उसको क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कर देते हैं। बाकी इमेज हो गया, इनपुट हो गया, कुछ भी हुआ। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, क्लास की जगह क्लास नेम है, तो आपने इसको फॉलो करना है। क्लास देंगे तो वार्निंग आएगी, चल जाएगा लेकिन ये एक वार्निंग देगा आपको कंसोल पे कि क्लास यूज ना करो भाई। देखें ये क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। ठीक है, तो इसने वार्निंग दे दी कि भाई आप ये यूज नहीं करो। रिएक्ट डॉम जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिएक्ट डॉम बोलते हैं क्लास नेम दो। ठीक है, क्योंकि पीछे उसने काम जो है ना उस हिसाब से किया हुआ है, क्लास नेम के हिसाब से, क्लास को वो नहीं जानता। ठीक है, तो जब भी आप, अच्छा अब आप चाहेंगे यार मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है HTML CSS पे, अब मैं उसको कन्वर्ट कर दूं रिएक्ट पे, तो आपने ये सारी चीजें चेंज करना पड़ेंगी। सारी क्लास को रीनेम करना पड़ेगा क्लास नेम से। जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेल्फ क्लोज हैं और आपने उसका क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो आपने उसको देना पड़ेगा। तो जो रिएक्ट के रूल हैं वो देना पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग जो है ना वो नहीं चलती, ये वाली ये थी ना HTML में, ये यहाँ पे नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है स्टाइल जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये स्ट्रिंग इसको समझ में नहीं आ रहा, ये स्ट्रिंग आपसे लेता ही नहीं। तो अगर आपने HTML में ये वाली स्टाइलिंग लगाई हुई हो तो ये भी हटानी पड़ेगी आपको, क्योंकि JSX जो है ना वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। बाकी एक चीज बताई थी इमेज लगाने का तरीका, वो क्या था भाई कि इमेज हमेशा आप इंपोर्ट करके लगाएंगे। अच्छा इमेज आपकी अगर URL है तो डायरेक्ट लगा देंगे, अगर आप URL से दे रहे हैं ना, डाउनलोड नहीं कर रहे, तो आप इमेज को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, और ये मैंने SRC में इसको पेस्ट किया और ये इमेज लग गई। ठीक है, अगर ये URL है, अगर URL नहीं है ना तो पाथ दे के आप नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर इंपोर्ट करेंगे और नीचे जावास्क्रिप्ट के ब्रैकेट बना के फिर लगाएंगे आप। सेट है भाई। तो ये देखें इंपोर्ट कहाँ से की हुई है, logo.svg यहीं पर ही पड़ा हुआ है। वरना हम क्या करते हैं SRC के अंदर फोल्डर बनाते हैं एसिड्स के अंदर फोल्डर बना लें इमेजेस, और इमेजेस में सारी इमेजेस इंस्टॉल हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब जैसे मैं कोई इमेज स्टोर कर दूं अगर, ठीक है, इसको सीधा मैं उठा के, कहाँ था हमारा, रिएक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, इसको मैं चाहूँ तो रीनेम भी कर दूँ, मैं इसको बोल देता हूँ इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कैसे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट इमेज, नेम इसका अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता हूँ मैं, नेम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता हूँ, जो जिस नेम से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा फ्रॉम, अब यहाँ पे आप देंगे पाथ, आप बोलेंगे इसको पहले तो फोल्डर से बाहर निकलो। अब आप जाओ, अच्छा फोल्डर, अभी हम खड़े हैं SRC में ना, और फोल्डर से बाहर निकलने की वैसे जरूरत नहीं है, फाइल से बाहर निकलो, एसेट्स में जाओ, इमेजेस में जाओ, और इमेजेस के अंदर ये image.jpg पड़ी हुई है, इसको उठा लो, और SRC के अंदर क्या दे देंगे, इमेज। ये आ गई आपकी इमेज। ठीक है भाई, इमेज का पता चल गया। तो कैपिटल लिखें, ये एक अच्छा तरीका है, पता रहेगा ना आपको ये एक इमेज है।
ठीक है, वरना आप स्मॉल लिख दें, कोई मसला नहीं, सिंपल। ऊपर वाला लोगो भी तो स्मॉल ही था ना। ठीक है, कैपिटल वही चीजें हम लिखते हैं जो हमें हाईलाइट करनी हो ना, कि यार ये अलग चीज है कोई, क्योंकि हमने हो सकता है इमेज नाम का कोई ऑब्जेक्ट भी बनाया वो। ठीक है, यहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, हो सकता है हमने इमेज नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाया वो, कैपिटल उसको इस वजह से कर दिया कि यार एक या तो आप उसका नाम लिख दें। अब जैसे कोई भी इमेज हो ना तो आप उस पर लिखें IMG और टेस्ट इमेज, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक इमेज है। तो इस तरह खुद अपना नाम आप बना सकते हैं इमेज का, मल्टीपल भी कर सकते जितनी चाहे, ऊपर मल्टीपल ही हुई ना, देखें एक SVG हुई भी, एक JPG, PNG, जो कोई भी इमेज हो सारी सपोर्टेड है, सारी चलेंगी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये एक अलग तरीका हो गया। अच्छा, आपने कोई भी स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो आप कंपोनेंट के बाहर भी बना सकते हैं। ऐसे भाई मैंने कहा भाई नेम, इससे मैंने अपना नेम स्टोर कर दिया, और आप चाहते हैं कि मैं इस वेरिएबल को अपने कोड में यूज करूं, अपने कंपोनेंट में यूज करूं, तो कैसे करेंगे भाई? ये मैंने हेलो हटाया, कर्ली ब्रैकेट बनाए और नेम लिख दिया, तो ये आ गया भाई गॉस अहमद। ठीक है, वेरिएबल ऊपर बना हुआ है और यूज मैंने इसको कंपोनेंट के अंदर किया है। ठीक है, तो इस तरह वेरिएबल में काफी सारी चीजें हो सकती हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एरे हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल को आप यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, रिटर्न से पहले, कंपोनेंट के अंदर और रिटर्न से पहले, और जितने भी आपके फंक्शंस होंगे ना वो भी यहां पे बनेंगे। ये एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है भाई, फंक्शन ये ना ये, और मैं यहां पे आके एक बटन बनाता हूं। ठीक है, और इस पे मैं ऑन क्लिक लगाता हूं। अच्छा, इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे ना सब कैमल केस में लिखना है, ये जरूरी है, क्योंकि HTML में बगैर कैमल केस के भी चल जाते हैं वो। ऐसे ही यहाँ पे आपने कैमल केस में लिखना है, जैसे ऑन क्लिक मैंने लिखा तो इसका C मैंने कैपिटल कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, अब मैं इसको अगर ऐसे कॉल कर दूंगा ना तो बताएं क्या होगा? वो पहले ही कॉल हो जाएगा, क्योंकि JSX के अंदर कर्ली ब्रैकेट बनाने का मकसद मतलब ये है कि आपने जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दी। सही है, समझ में आ रहा है ना? कि कर्ली ब्रैकेट बनाए तो इसका मतलब आपने जावास्क्रिप्ट लिखी है इसके अंदर। अब मैंने फू लिखा, फू को डायरेक्ट कॉल कर दिया तो पहले ही कॉल कर देगा उसको। देखें console.log, ठीक है, मैंने कहा रनिंग भाई चल रहा है फंक्शन, और मैंने जब कंसोल चेक किया तो देखें ये ऑलरेडी रनिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको पहले से कॉल कर दिया। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसके ब्रैकेट हटा दें, ये नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चला, क्लिक भी करूंगा जब चलेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करें, यहां पे एक और एरो फंक्शन दे दें इसको, और फिर इसके अंदर इसको कॉल कर दें। ठीक है भाई, अब ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये खुद एक फंक्शन के अंदर आ गया है, और ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब ये इवेंट चलेगा। सेट है? तो ये तरीका था फंक्शन कॉल करवाने का। बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना, अगर आपने आर्गुमेंट पास करना है तो ये वाली है। अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन कॉल करवाना है जिसको आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना, तो ये दोनों का अलग अलग पर्पस है ना। अगर आप इसमें आपने आर्गुमेंट पास करना है, कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते, नहीं है ना पैरेंथेसिस। अगर आपने आर्गुमेंट पास करना है तो अब आप एरो फंक्शन बनाएंगे और इसको पैरेंथेसिस देकर यहां से आर्गुमेंट पास करेंगे और यहां पे रिसीव करेंगे। सेट है भाई? तो दोनों का अलग अलग पर्पस है। ये देखें, उस वाले में हम नहीं कर सकते थे, इस वाले में हमने कर दिए। ये समझ में आया? गुड हो गया। अच्छा, इसके अलावा डेटा हमारे पास कोई भी हो। अच्छा, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, नेम इसमें होता है, स्टूडेंट का नेम आ गया भाई, मैंने कहा भाई अहमद, और मैंने कहा भाई स्टूडेंट की ईमेल आ गई हमारे पास @gmail.com, और मैंने कहा भाई स्टूडेंट का हमारे पास आ गया फ़ोन।
ठीक है। अब मुझे इस डेटा को रेंडर करवाना है, ठीक है। तो एक गलती जो जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं वो नहीं करनी कि मैं पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ रेंडर करवा दूं। तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्या बोलेगा वो कि भाई ऑब्जेक्ट पूरा एक साथ आप रेंडर नहीं करवा सकते। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, कि भाई रिएक्ट का चाइल्ड नहीं हो सकता ये। अगर आपने डेटा रेंडर करवाना है तो आपने सिंगल सिंगल वैल्यू करके, कैसे, डॉट नेम, अब आपके पास डेटा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप चाहते हैं कि इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा रेंडर हो जाए, ठीक है। फिलहाल इसको हम 2 ही बना देते हैं। तो कैसे होगा, अच्छा इसको बोलते हैं रिएक्ट के अंदर, इस टॉपिक का नाम है लिस्ट रेंडरिंग। क्या नाम है, लिस्ट रेंडरिंग, ठीक है। क्योंकि जितने भी ज्यादातर हम काम करते हैं उसमें लिस्ट रेंडरिंग जरूर होती है। जैसे अभी हमने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई, रेस्टोरेंट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिशेस लिस्ट, ठीक है। तो हर चीज, कार्ड लिस्ट, हर चीज की एक लिस्ट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वेबसाइट की या ऐप की। तो लिस्ट रेंडरिंग के लिए रिएक्ट में हम यूज करते हैं मैप फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का। क्या यूज करते हैं, मैप फंक्शन। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हमने बनाया यूएल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट है सबके नेम रेंडर हो जाए, या सबका ईमेल, या दोनों चीजें। तो मैंने यूएल बनाया। अब यूएल के अंदर मैं चलाऊंगा मैप। कैसे भाई, मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स डॉट मैप। मैप हमें क्या क्या देता है, कॉलबैक में वैल्यू, और वैल्यू में क्या आएगा, अच्छा कर्ली ब्रैकेट अगर मैं ना बनाऊं तो भी चलेगा। वैल्यू में कौन सा आएगा, जबरदस्त, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या कर रहे हो भाई, जावास्क्रिप्ट वीक है, चलो फिर सही है, ठीक है। तो वैल्यू में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और वैल्यू डॉट नेम में अहमद और गौस, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिस्ट मैप से एक li का एलिमेंट रिटर्न करूंगा, ठीक है। और इस li के एलिमेंट में मैं v डॉट नेम दे दूंगा। तो क्या होना चाहिए, मैप क्या दे रहा होगा मुझे, अगर मैं यहां से इस मैप को कंसोल करवा के देखूं तो मैप क्या रिटर्न कर रहा होगा। मैप का फंक्शन करता क्या है जावास्क्रिप्ट में, न्यू एरे बना के रिटर्न करता है। न्यू एरे में होता क्या है, जो मैप से रिटर्न हुआ हो, इसमें रिटर्न क्या हो रहा है, हर बार एक li और li के अंदर नेम। तो ये 2 बार चला होगा, ऐसा ही कितनी बार चला होगा, तो एक बार इसके पास li होगा, li के अंदर अहमद होगा, दूसरी बार इसके पास li होगा और li के अंदर गौस होगा। तो जब मैप रिटर्न करेगा ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे समझे मैप ने रिटर्न कर दिया, इस जगह पे 2 li बन के आएंगे हमारे पास। कैसे, ऐसे एक li बन रहा होगा और li में लिखा हुआ होगा अहमद, ठीक है। और एक और li आएगा, इसमें क्या होगा, गौस। तो मैप रिटर्न करेगा ये 2 li बना के। और हमने यहाँ पे एरे डायरेक्ट एज इट इज दे दी। इसमें होता ये कि देखें, अगर मेरे पास कोई एरे है ना, फिलहाल इसको किया कमेंट, अगर मेरे पास कोई एक एरे है और एरे के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है, देखें, ठीक है। अब अगर रिएक्ट क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे एरे पूरी दे दूं इसको, मैं बोलूं यार ये लो h1 और h1 में ये एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरे की जितनी भी वैल्यूज है ना वो सारी निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा होता है, सिंपल। जावास्क्रिप्ट से अगर आप कोई एरे उठाएं और डॉम पे भेजें ना, तो वो भी यही करेगा। तो देखें इसने क्या किया, सारी वैल्यूज निकाली और प्रिंट कर दी, कॉस, जैन और अहमद। ना स्पेसिंग दी ना कुछ की, इसका कोई काम ये नहीं है, इसका काम बस ये है कि वैल्यू को निकालना और प्रिंट कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि स्टूडेंट्स डॉट मैप ये रिटर्न कर रहा होगा 2 li। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 li को इस तरह रिटर्न कर देगा, ऐसा ही है। और जब ये 2 li को इस तरह रिटर्न कर देगा तो हमारे पास इस तरह से लिस्ट बन के आ जाएगी। आ गई भाई।
अहमद और गौस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर डेटा बढ़ा दूं, मैंने कहा यार एक और चलो ऐड कर दो, तो नीचे कुछ एडिटिंग करने की जरूरत है, खुद आ गया। ठीक है, तो मैप समझ में आया क्या कर रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये सिंगल लाइन रिटर्न कर दिया मैंने, क्यों? मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं बनाए फंक्शन के? क्योंकि ये एरर फंक्शन है और हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट रिटर्न किया यहाँ से, ऐसा ही है। तो समझ में आ गया मैप क्या दे रहा होगा? तो कभी भी रिएक्ट में लिस्ट रेंडरिंग करवानी हो तो हम ऐसा करवाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक इशू है, रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ने का भी बोला था। हमारे पास जावा एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट पे जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास डॉम होता है। डॉम के बारे में पता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो कुछ भी लिखते हैं डॉम में पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जाता है और ब्राउजर उससे सारी चीजों को समझता है और रेंडर करता है। ठीक है, रिएक्ट में दो डॉम होते हैं हमारे पास। वैसे एक होता है, रिएक्ट में कितने होते हैं? दो डॉम होते हैं। ठीक है भाई, इसमें एक रियल डॉम होता है जो कि सब में होता है, और एक इसका अपना वर्चुअल डॉम भी होता है। ठीक है, अब वर्चुअल डॉम क्यों? इससे ना आपकी डेवलपमेंट भी फास्ट होती है और आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। कैसे भाई? अब आप देखें कि मैं यहाँ पे दोनों को इस तरह अगर कर दूं, ब्राउजर को अपने ले जाऊं मैं लेफ्ट साइड पे, और VS कोड को मैं ले आऊं अपने राइट साइड पे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करता हूं ना, जैसे मैं ये हटा रहा हूं, सिर्फ इसमें गॉस रहने दे रहा हूं, तो अब आप देखना पेज रिलोड नहीं होगा, हमारा पेज रिलोड नहीं होगा, लेकिन चेंज आ जाएगा। ये देखें, पेज रिलोड नहीं हुआ, चेंज आ गया। देखना भाई, ये चीज रिलोड हो रहा है नहीं हो रहा? वो पीछे टर्मिनल आपको कंपाइल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये और ये। ठीक है, तो पेज, अच्छा अगर हम HTML पे कोई चीज बना रहे हैं तो पेज रिलोड करना पड़ेगा ताकि वो डॉम दोबारा, तो डॉम ट्री दोबारा बने और फिर उसको समझ में आए ब्राउजर को। ठीक है, लेकिन जब हम लाइव सर्वर चलाते हैं ना, तो लाइव सर्वर रिलोड को नहीं रोकता, बल्कि वो ऑटोमेटिक रिलोड करता है। लाइव सर्वर चेंज डिटेक्ट कर लेता है, आप लोगों ने यूज किया होगा ना अपने काम में। लाइव सर्वर क्या करता है? चेंज डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कोई चेंज आया, तो वो क्या करता है? पेज को रिलोड कर देता है। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट में पेज जो है ना वो रिलोड नहीं हो रहा। क्या हो रहा है कि मैंने आपको क्या बताया, रिएक्ट में दो डॉम है, रियल डॉम, वर्चुअल डॉम। अब जो भी चेंजेस आए ना, ये सीधी गई वर्चुअल डॉम में, और वर्चुअल डॉम में रियल डॉम की कॉपी मौजूद थी। तो रिएक्ट ने कंपेयर किया कि किस चीज में चेंज आया, पूरे डॉम को कंपेयर किया कि भाई चेंज कहाँ आया, कि भाई ऊपर कोई हेडिंग थी या ऊपर कोई ऑब्जेक्ट था उसमें चेंज आया। तो जहां पे चेंज आता है ना, तो रिएक्ट सिर्फ उसी को रिप्लेस मारता है, और रिप्लेस मारने के बाद फिर उसकी एक कॉपी बना के रख लेता है। बात समझ में आई? मतलब पीछे की थ्योरी है इसकी कि भाई ऐसे वर्क कर रहा है। तो इस वजह से हमारा पूरा पेज जो है ना वो रिलोड नहीं होता, जहां पे चेंज आता है वहीं लोड होता है। ठीक है, तो इसमें हमें फायदा क्या होगा? अब जैसे आपने ये SMIT फूड हमने अभी हम बना रहे हैं, ये रिएक्ट पे नहीं है ना। अब इसमें एक मसला पता है क्या होता है? अब जैसे मैं आपके सामने कोई नया रेस्टोरेंट ऐड कर रहा था, मैं कोई नई डिश ऐड कर रहा था, तो हर नई डिश ऐड होने के बाद मैं ऑल डिश दोबारा से रेंडर करवाता हूं ताकि वो लिस्ट में आ जाए। तो रिएक्ट का ये फायदा है कि आपके पास अगर हजारों डेटा पहले से पड़ा हुआ है ना, नीचे जाके आप अपना न्यू डेटा उसमें ऐड कर दो, जितना भी डेटा ऑलरेडी पेज पे मौजूद है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस साइड से देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा है। ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट भी फास्ट हो रही है, और जब आपकी ऐप लाइव होगी उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा और देख लें,
वर्चुअल असिस्टेंट नहीं भाई, डॉम। अच्छा, वर्चुअल डॉम इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूआई इज केप्ड अ मेमोरी सिंक्स विद रियल डॉम by a library such as React DOM, and this process is called reconciliation. Virtual DOM makes the performance faster, not because the processing itself is done in less time. ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताई यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई दो डॉम है, एक एक्चुअल डॉम और एक वर्चुअल डॉम, और ये कंपेयर कर रहा है। ये देखिए पूरे इसमें मैंने जब भी आपको बोला था कि थोड़ी रिसर्च से आप करते हैं ना, काफी सारी चीजें इसकी आपको पता चलती। देखिए एक्चुअल डॉम है, H1 H2 पड़ा हुआ है, ओल्ड वर्चुअल डॉम। ठीक है भाई, मतलब जो इसने कॉपी बना के रखा था। अब जब न्यू चेंजेस आती है ना वर्चुअल डॉम में, तो ये कंपेयर करता है उसको ओल्ड डॉम से जो इसने कॉपी बना के रखी हो, और ये देखता है क्या चेंज आया। तो पहले H1 और H2 था, बाद में H3 ऐड हुआ, तो ये क्या करेगा, पूरे डॉम ट्री को दोबारा से रीजनरेट नहीं करेगा, बल्कि उसी के अंदर H3 को जाकर ऐड कर देगा। ठीक है, जबकि अगर हम सिंपल देखें HTML CSS वगैरह में, तो होगा क्या, पूरा डॉम दोबारा से रीजनरेट होगा नई चीज को रेंडर करने के लिए। ठीक है, ये चीज इसमें एक है जबरदस्त वाली। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो अभी आपको करके दिखाया कि भाई बगैर रीलोड हुए ये सब हो रहा है। लिस्ट रेंडरिंग हमने समझ ली कि भाई कोई भी अगर लिस्ट आपने रेंडर करवानी है तो ऐसे करवाएंगे। अच्छा, अब इसमें ना एक इशू आता है लिस्ट रेंडरिंग में। क्या आता है कि अब मैंने ये 1 li 2 li 3 li रेंडर किए। अब वर्चुअल डॉम ना यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि अब ये तीनों li हैं और तीनों सेम एलिमेंट है, तो कंपेयर जब वो करेगा बोलेगा ये तो तीनों सेम है। ठीक है, तो इसको हमें यूनिक बनाने के लिए देखिए एक वार्निंग हमें ये खुद देगा बल्कि कि भाई आप जो ये लिस्ट रेंडर कर रहे हैं ना, तो इसको यूनिक बनाएं। क्या बोल रहा है वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है, इससे हेल्प मिलेगी वर्चुअल डॉम को कि वो सही तरह से कंपेयर कर सके कि कौन से वाले लिस्ट आइटम पे चेंज आया। तो ये पता है हम क्या करते हैं, इसका अच्छा तरीका क्या है कि जो लिस्ट आप रेंडर करवा रहे हैं की प्रॉप देंगे आप, मतलब जो भी पेरेंट होगा उसको की देंगे, की का प्रॉप देंगे, और इसमें आप एक यूनिक आईडी दे देंगे। तो फिलहाल के लिए हम इंडेक्स दे देते हैं कि भाई ये इंडेक्स नंबर यूनिक होगा, यूनिक ही होगा ना, डुप्लीकेट नहीं होता एरे में कोई भी इंडेक्स। ऐसा नहीं होता कि वन इंडेक्स पे दो चीजें आ जाएं, एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा। तो इस वजह से हम की में क्या पास कर देते हैं, इंडेक्स नंबर, जो कि काम चलाने के लिए तो सही है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है इंडेक्स नंबर देना। तो क्या दिया जाए, तो जो भी डेटा आप मैनेज कर रहे हैं ना, तो उस डेटा के अंदर आईडी जरूर होती है। जैसे कि हमने फायरबेस से रेस्टोरेंट्स मंगवाए, डिशेस मंगवाई, तो सबके अंदर आईडी मौजूद थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस की को क्या देंगे, वो आईडी, जिससे ये और ज्यादा यूनिक बन जाएंगे और डुप्लीकेशन का इशू नहीं आएगा। क्लियर है, गुड हो गया। देखिए चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, और अब मैं अगर स्लो चलूं ना तो मजा नहीं आएगा। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, बस आपने इसको एक बार देखना है कि यार जावास्क्रिप्ट में ये था, यहाँ ये हो रहा है, बस चीज आपको ऑलरेडी आती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम बिल्कुल ही अलग से पढ़ रहे हो अभी तक। हाँ, ये स्टेट आएगी, प्रॉप आएंगे, तो उसमें प्रॉप भी बल्कि जावास्क्रिप्ट जैसे ये स्टेट हाँ पढ़ने वाली चीज है कि भाई रिएक्ट में स्टेट एक नई चीज है। ठीक है, बाकी चीजें जो है ना वो सारी वही है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं करता हूं इसको पूरे को कमेंट, और नीचे जो है वो नया कंपोनेंट बना लेता हूं। बिल्कुल, आप वही बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसको कर देते हैं यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा डिव h1 हेडर। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास
नीचे आ जाएगा फूटर और बीच में आ जाएगा हमारा डेटा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब ये हमें नजर आ गया। अब हेडर और फुटर ये ऐसी चीज है कि ये हमें बार बार यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसे एक ही फाइल में बता रहा हूँ कि अगर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं, उन सबको गैदर करना है एक जगह पे। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक को हम बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है भाई, रिएक्ट कंपोनेंट कंपोजिशन। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक को हम ये बोलते हैं कि भाई अब इससे होता क्या है कि आपने बटन का कंपोनेंट बनाया, इनपुट का कंपोनेंट बनाया, साइड बार का कंपोनेंट बनाया, ठीक है, और स्लाइडर का कंपोनेंट बनाया, प्रोडक्ट कार्ड का कंपोनेंट बनाया, तो काफी सारे कंपोनेंट बन गए और आपने सारे कंपोनेंट को एक कंपोनेंट में यूज किया और उसको एक कंप्लीट पेज बना दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है भाई, तो ये कैसे होगा, देखिए ऊपर आपने एक कंपोनेंट बनाया, इसका नेम मैंने रख दिया हेडर, रिटर्न कर दिया इससे मैंने ये h1 की हेडिंग हेडर। ठीक है, एक और कंपोनेंट बनाया फुटर, रिटर्न कर दिया यहां से मैंने h2 के अंदर फुटर। अब मुझे ये दोनों कंपोनेंट ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। कैसे करूंगा, सिंपल, आपने कंपोनेंट का नेम दिया और इसको सेल्फ क्लोज कर दिया। सेल्फ क्लोज नहीं करना तो क्लोजिंग टैग भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, वहां पे देखेंगे तो हेडर आपको अभी भी नजर आएगा। ठीक है भाई, देखिए अब मैं यहां से फुटर को भी हटाऊं और मैं बोलूं यहां पे आप क्या कर दो, फुटर को ऐड कर दो, फुटर भी आ गया। ठीक है, अब मुझे अब समझे ऐप के अलावा मेरे पास 10 और कंपोनेंट हैं जिसमें मैंने हेडर और फुटर को यूज किया हुआ, और फिर वही बात कि अब हेडर में कोई चेंजेस आ गई, बोलते हैं हेडर में हेडर नहीं हेड लिखना है, तो अब मुझे वो 10 जगह जाके करना पड़ता है HTML वाले केस पे। रिएक्ट में क्या है, मैं सिर्फ हेडर के कंपोनेंट में आऊंगा और यहां से इसको चेंज करूंगा और ये वहां खुद ऐड हो जाएगा, सब जगह पे ऐड हो जाएगा जहां जहां ये यूज हो रहा है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, सेम फाइल में वैसे कंपोनेंट बनाते नहीं है, कोशिश करके हमें गुड प्रैक्टिस क्या है, एक फाइल में एक कंपोनेंट बनाए, सिंपल रखें काम को। तो अब इनको जो है ना हम अलग सेपरेट फाइल में बना देते हैं। कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नेम हम रख देते हैं कंपोनेंट, जो कि जरूरी नहीं है कि इसका नाम कंपोनेंट्स ही हो, आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन यही बेस्ट है, क्या रखेंगे और। ठीक है, और इसके अंदर आप कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला header.jsx, ठीक है, और यहां से मैं इसको उठाता हूं कट और पेस्ट, और यहां से इसको कर रहे हैं डिफॉल्ट हेडर। ठीक है, तो आपको इस चीज में इसमें इसलिए कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वरना फिर ये भी आपको समझाना पड़ता है पूरा कि मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है, आता है ना भाई, बताया था आपको फायरबेस के टाइम पे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई footer.jsx। अच्छा, जो कंपोनेंट की फाइल बनाए उसका नेम भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रख दें ताकि आपको बताओ ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट का नेम और फाइल नेम सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, अलग भी हो सकता है। फूटर यहां से हटाया, यहां पे आके मैंने पेस्ट किया इसको, मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फूटर। ठीक है, और अब मुझे ये दोनों app.js में यूज करना है। कैसे करूंगा, इंपोर्ट करके। कैसे भाई, इंपोर्ट, मैंने कहा भाई हेडर फ्रॉम, पाथ दे दिया कि भाई यहां से इसको उठा के लाना है। ठीक है, इंपोर्ट फुटर और ये पाथ दे दिया। ठीक है, क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि JSX में ये बोलता है पूरा पाथ चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप इसकी एक्सटेंशन डाल लेंगे ना अपने इसमें JSX वगैरह की, तो ये हल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसमें सर्च करके जो भी अच्छी हो, JSX स्निपेट्स पे डाउनलोड्स तो अच्छे खासे आए हुए हैं। देखिए इसमें यही चीजें हैं सारी, तो इस तरह की कोई अच्छी सी एक्सटेंशन आप डाल लेंगे तो ये आसानी हो जाएगी उसमें, ये JSX खुद लगा दिया करेगा ये।
ठीक है, तो देखें फिर से वो बिल्कुल सेम चल रहा है। तो इस तरह हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। देखिए कंपोनेंट जो है ना वो एक पीस ऑफ कोड होगा। कंपोनेंट में क्या चीज आ सकती है, अब जैसे कि हम अगर फेसबुक खोल लें या फिर गूगल क्लासरूम खोल लें, चलो फेसबुक ही खोल लें, तो ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है ना ये एक पेज है। क्या है? इस पेज में मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज हुआ है। इसमें कंपोनेंट क्या हो सकता है? ये बटन कंपोनेंट हो सकता है, ये इनपुट कंपोनेंट हो सकता है, ये जो पूरा कार्ड आ रहा है पीछे ये कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है इसके। हम इस पूरे पेज को कंपोनेंट नहीं बोलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पेज कंपोनेंट के अंदर बना देते हैं, कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाके पूरा लॉगिन का पेज बना हुआ। पेज को कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, हम ना बनाएंगे। कंपोनेंट वो होगा कि जो मतलब कंपोनेंट आपको किस चीज को बनाना है, आपको पता है ये एक से ज्यादा बार यूज होगी, मेरे कोड में एक से ज्यादा बार यूज होगी कंपोनेंट। आपको पता है नहीं एक से ज्यादा बार यूज नहीं होगी, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे div और p बनाया, तो ये मुझे अगर लगता है मेरे कोड में एक से ज्यादा बार यूज होगा तो मैं इसका क्या कर दूंगा, कंपोनेंट बना दूंगा। अगर मुझे लगता है नहीं ये div और p मेरे पास एक ही बार यूज होना है तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो अब जैसे ये इसकी एग्जांपल लें, साइड बार पूरा एक कंपोनेंट हो सकता है, ये जो बटन इसमें नजर आ रहे हैं ये कंपोनेंट हो सकता है, ये टैब कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो सेक्शन है, एक लेफ्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है, दोनों एक एक अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। और फिर ये सारे कंपोनेंट्स मिलके ये पूरा एक पेज बना है। सही है, समझ में आया कंपोनेंट के बारे में? गुड हो गया। तो ठीक है, तो इसकी किसी भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की या किसी भी चीज की, जिससे जो है ना आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब ये हेडर आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये पूरा एक कंपोनेंट हो सकता है। साइड बार आपको नजर आ रही है, ये कंपोनेंट हो सकता है। अब ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने कोड लिखा हुआ है, अब आप देखिए नीचे दोबारा से यही व्यू आ रहा है, सिर्फ उसके अंदर कोड चेंज है, तो ये पूरा कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप OLX खोल लें, क्या कंपोनेंट हो सकता है इसमें? हेडर हो गया। अब आप देखिए ये पूरा ये जो कार्ड है, ये सेम कार्ड नीचे भी नजर आ रहा है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो आप क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट बना देंगे। अच्छा, कंपोनेंट को ना हम डेटा पास भी कर सकते हैं, जैसे फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं ना, कंपोनेंट को डेटा पास कर सकते हैं, उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस वजह से देखिए कंपोनेंट हमारा सेम है, सिर्फ डेटा चेंज है। ये सारे देखें कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट यूज हो रहा है। अब अगर हम यही OLX HTML CSS में बनाते तो इस हर कार्ड का अलग कोड लिखना पड़ता हमें। ऐसा ही है ना भाई, अगर ये 100 कार्ड होते 100 बार कोड लिखते हैं हम। रिएक्ट में क्या है, 100 कार्ड है, कोड एक बार लिखा है और उसी कोड को बार बार यूज कर लिया, सिंपल। सेट है भाई, तो ये कंपोनेंट हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताने की जरूरत तो नहीं है, जिसमें एक ये वाला भी होता है, आपको पता होगा। फिर इसमें एलियास भी बताया थे मैंने आपको, एज करके जो मंगवाते हैं। ठीक है भाई, जैसे नेम चेंज करना है इसको, मैंने कहा भाई माय फुटर, तो अब मैं इसको माय फुटर के नाम से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीजें थी ये आपको मैंने बताई थी। एक काम हम और यहाँ पे करते हैं अपने कोड को अच्छा करने के लिए। वो काम क्या होता है, मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर पे आया, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई index.js। क्या फाइल बनाई, या फिर JSX बना दें। यहाँ पे मैंने किया import header और इसको कर दिया header.jsx, और नीचे मैंने कहा import footer.jsx। आप किसने खुद ऐड कर दिया, पता चल गया होगा इसको। और यहां से मैंने दोनों को कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट या एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैं अगर app.js में या फिर कहीं पर भी पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में इन दोनों को मंगवाना चाहता हूं तो कैसे मंगवाऊंगा, इंपोर्ट हेडर कॉमा फुटर, और ये दोनों कहां से आ रहे हैं, कंपोनेंट से आ रहे हैं। ठीक है, कोड हमारा और इजी हो गया। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको अगर चला के देखूं, अभी भी चल रहा होगा ये देखें।
सेट है भाई, ये समझ में आ गया? तो जितना हो सके ना कंपोनेंट से खेलें, कंपोनेंट से खेलें जितना हो सके, इसका ना बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देखिए रिएक्ट का ना अभी मार्केट में काम बहुत है, बहुत है, ठीक है। अभी भी जो आज मैंने मीटिंग की तो ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर ही थी। हम आज की मीटिंग में टैग स्टैक डिसाइड करना था कि किस टैग स्टैक पे प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। चीजें पहले से डिसाइड होती है ना, क्या प्रोजेक्ट तो आ गया, प्रोजेक्ट समझ लिया, अब टेक्नोलॉजी क्या यूज करें। तो फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट जेएस भी सेम है, नेक्स्ट जेएस भी बहुत पॉपुलर हो गया अचानक, ठीक है, लॉन्च होते ही। तो इस वजह से जॉब्स भी काफी सारी हैं। तो जितना हो सके इसको खेलें, इसको समझें। जैसे मैं बोलता ना जावा स्क्रिप्ट का चीता, इस तरह रिएक्ट का भी चीता, ठीक है, बनना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी इसमें काफी सारी चीजें देख ली, सही टाइम पे मतलब आप रिएक्ट पढ़ लें। मैं जब बैच 9 को रिएक्ट पढ़ा रहा था ना, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया था, मैंने रिएक्ट को हाथ नहीं लगाया था, ठीक है। तो अब मैं फिर तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो जो चीजें पता है तो आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें 1.5 साल बाद मुझे पता चली कि रिएक्ट में भाई ये भी नया आया है, ये भी बेहतरीन चीज आ गई अब, ठीक है। तो ये भी होता है। तो 1.5 साल तक मैंने Vue.js पे काम किया, ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई मसला नहीं होता भाई, आप जिस कंपनी में जाएंगे वहां पे प्रोजेक्ट किसी भी लाइब्रेरी पे, किसी भी फ्रेमवर्क पे चल रहा होगा, आपको करना पड़ेगा। और आपके लिए अच्छा है, लर्निंग है। आप ये नहीं बोलेंगे नहीं भाई मुझे तो रिएक्ट आती है, मैं तो इसी पे करूंगा। उन्होंने बोला भाई व्यू पे करना है, आप व्यू पे करेंगे। वो बोल रहे हैं आपको एंगुलर पे करना है, तो आप एंगुलर पे कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं। बस जावा स्क्रिप्ट टैग स्टैक जो है ना जावा स्क्रिप्ट का होना चाहिए, ठीक है। हाँ PHP पे है तो आप बोलेंगे नहीं यार PHP मुझे नहीं आती, उस पर मैं नहीं करूंगा। जावा स्क्रिप्ट मुझे आती है, तो आप एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट, रिएक्ट कुछ भी दे दो, मैं कर लूंगा, ठीक है भाई। तो ये चीज होती है। बाकी कंपोनेंट से खेलें। और जो मैंने आपको यूआई दी थी ना, या मैं आपको न्यू यूआई प्रोवाइड कर देता हूं, या फिग्मा आपके पास काफी सारी है मेरे ख्याल से, तो उनको आप कोशिश करके रिएक्ट पे बनाएं। HTML CSS से हटाकर कोशिश करके उनको रिएक्ट पे बनाएं, ठीक है। तो अभी आपका टारगेट है यूआई बनाना सीखना, ठीक है। और बाकी मैं जो है वो एक असाइनमेंट भी आपको दे देता हूं रिएक्ट का। बूटस्ट्रैप का बता देते हैं, बहुत आसान है। पहले ये एक असाइनमेंट आपको दे दूं मैं, रिएक्ट क्लास कोड असाइनमेंट नहीं, इस पे भी नहीं है। मेरे पास एक असाइनमेंट था बड़ा अच्छा, ये कौन सा है, बैच नहीं, ये कौन सा है, 8, इसमें शायद हो। छोटा सा है, बस आपको ना थोड़ा पता चल जाएगा चीज़ों का, ठीक है। ये लो, एक आप इससे ये कर लेना, और दूसरा जो है ना वो यूआई थोड़ी बनाओ, ठीक है। तो जो आपके पास फिग्मा है उसी पे शुरू हो जाओ, या फिर मैं आपको फिग्मा दे देता हूँ, मैं ही दे दूँ, चलो फिर फिग्मा कोई निकाल के मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा क्विकली मैं आपको बता देता हूँ बूटस्ट्रैप का कैसे होता है, सही है भाई। तो इसके लिए एक अलग लाइब्रेरी बनाई हुई किसी ने, जिसका नाम है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अच्छा बूटस्ट्रैप सेम है, लेकिन इस लाइब्रेरी को ऐसे डिजाइन कर दिया कि आप बूटस्ट्रैप को रिएक्ट के अंदर यूज कर सकें, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, क्लासेस सेम है, हर चीज सेम है। सर आर्ट डिजाइन का बताते हैं, वो भी बेहतरीन है, वही बताते हैं। आपने इंस्टॉल करनी है 2 चीजें, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। देखिए रिएक्ट के अंदर जो चीज भी आप करेंगे वो सब इंस्टॉल होगा, CDN वगैरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। HTML में हमने क्या किया, CDN यूज की, बूटस्ट्रैप की, मोमेंट की। रिएक्ट में जो कुछ भी इस्तेमाल करना है, मोमेंट भी करना है, npm install मोमेंट,
डेट की टाइम की आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। देखिए इसमें दो पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप और एक, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, एनपीएम की कमांड है, आप लिखो npm इंस्टॉल स्पेस पैकेज 1 स्पेस पैकेज 2, एक साथ 4-5 पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना अलग अलग करके भी कर सकते हैं। npm इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हैं, npm आई रिएक्ट बूटस्ट्रैप, फिर उसके बाद npm आई बूटस्ट्रैप 2 बार, या फिर मैंने अभी yarn डाल दिया तो आप yarn से भी कर सकते हैं दोनों, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, आप इसको ऐसे यूज कर लें सिंपल। अगर आपको बटन चाहिए बूटस्ट्रैप का, एक ये तरीका है कि आप क्या करें, बटन लें, इंपोर्ट करें बटन, और बटन आप यहां पे यूज कर लें। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नहीं किया, npm स्टार्ट, देखिए सिर्फ इंस्टॉल किया है और इंपोर्ट करके यूज किया है। बाकी इसकी कंपोनेंट की पूरी देखें, इसने लिस्ट दी हुई है आपको, बटन यूज करना है तो ये आ गया भाई बटन, ये आ गया बटन का कोड, बटन इंपोर्ट किया और इसको ये दे दिया वेरिएंट वगैरह, ठीक है। ये देखें ठीक है। इसमें एक चीज हमने मिस कर दी, वो क्या कि भाई आपको जब जैसे आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप की CSS को आपने लिंक करना होता है। ये रही, जैसे हम CDN लगाते हैं ना CSS का, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और अपने रिएक्ट की ये बोल रहे हैं सबसे मेन फाइल में डालो, जो कि index.js है। index.js में आके यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है भाई। चल गया आपका। अब एक तरीका ये है कि आप इसके कंपोनेंट्स देख लो और इंपोर्ट कर करके यूज करो, ऐसे भाई इंपोर्ट कार्ड और यूज कर लो। एक तरीका ये है और ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहते हो यार इसमें लंबी है, मैं जो है ना अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ, जिससे मैं HTML में करता था, ठीक है, और मैं बूटस्ट्रैप को एज HTML एलिमेंट यूज करूंगा। ये तो बूटस्ट्रैप ने अपना एलिमेंट बना के दिया है ना, ये बूटस्ट्रैप ने नहीं दिया, ये दिया रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने आपको, ठीक है। तो पीछे क्या हो रहा होगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने बूटस्ट्रैप का बटन यूज किया होगा और बटन का कंपोनेंट बना के एक्सपोर्ट कर दिया होगा। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बटन का कंपोनेंट बना के इसने एक्सपोर्ट किया हुआ। अच्छा, अब आप चाहते हैं नहीं यार मैं तो इसको वैसे ही यूज करना चाह रहा हूं जैसे मैं HTML में करता था, तो यहाँ पे आप आए, आपने देखा बटन, आपने बोला भाई मुझे बटन चाहिए, ये आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, बस आपने चेंज क्या करना होगा इसमें, क्लास नेम, चल गया, ठीक है। ये चीज है। दूसरा, अगर आप समझते हैं यार कोड बहुत सारा है, फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन बार आपको यूज करनी है, ठीक है। अभी इतना सारा कोड सबको क्लास नेम करना और इसमें से ढूंढना कि भाई कौन कौन से सेल्फ क्लोज है, उनको सेल्फ क्लोज करना, तो इसके ऑनलाइन होते हैं टूल। कॉपी किया आपने, गूगल पे लिखा क्या कहते हैं HTML2.jsx, ठीक है, काफी सारे मिलेंगे आपको कन्वर्टर। यहाँ पे आपने इसको अपना कोड दिया और इसने आपको रिटर्न में JSX दे दिया। क्या किया इसने, क्लास को क्लास नेम कर दिया, कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो क्लोज नहीं हो रहे होंगे उनको क्लोज कर देगा। तो ये JSX रेडी हो गई आपकी। हेडर में आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ आके देखा तो आपने, आपके पास नेविगेशन बार आ गई। चल क्यों नहीं रही, जावास्क्रिप्ट के जो लिंक्स है वो इसमें भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है ना वो HTML CSS की लाइब्रेरी प्योरली, इसके लिए नहीं है। तो अगर आपको इसको भी रन करना है तो ये बोलता है आप जो है ना जावास्क्रिप्ट के लिंक्स भी डालो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये आ गया भाई। तो इसका इंपोर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, तो आप इसको CDN के थ्रू ही यूज करते हैं, ठीक है। CDN ऐड कहाँ होंगे, जो हमारे पास एक फाइल है पब्लिक के अंदर index.html, वहां पे आप CDN लगा देंगे, ठीक है भाई, इजी है। तो ये बूटस्ट्रैप थी। इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना आर्ट डिजाइन, मटेरियल UI, ये एक दो लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करते हैं, और रिएक्ट के साथ जो है ना हम जो है ना वो टेलविंड, ये आजकल ट्रेंडिंग है,
ठीक है, मार्केट में काफी सारे लोग रिएक्ट के साथ इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोशिश करके इस पे ना अपना हाथ सेट करें, अच्छा क्लासेस इसकी याद करें। अब जैसे गुड स्टेप की एक्सटेंशन है तो टेलविंड की भी होगी जो आपको क्लासेस बताए है, मैंने भी यूज किए, ठीक है। तो टेलविंड यूआई भी बहुत अच्छी बना के दे रहा है, इसकी क्लासेस भी बहुत आसान है और काफी सारी चीज आपको ही दे रहा है बनी बनाई, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे हम। आन डिजाइन जो है वो बेहतरीन है, मटेरियल यूआई भी बेहतरीन है, तो ये सारी चीजें लगा के देख लेंगे। तो यूआई का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आएंगे फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।